हमारा मेजर इनकमेंट है वो टेक्सटाइल टैरिफ था, वो तो गवर्नमेंट ने हमारा कर दिया था। बट अब IMF वगैरह का सुन रहे हैं, लेट्स सी हाउ इट कंटिन्यू। अब हमें मुश्किलात आ रही है रॉ मटेरियल की LC खोलने में। अब 2-3 महीने से रॉ मटेरियल की LC नहीं खुल रही, और फिर सारे अखबारों में और दुनिया भर में जो है वो एक अच्छी खासी हमारी नेगेटिव कवरेज जा रही है कि चीजें खैर खत्म हो गए हैं, ये हो गया। उसकी वजह से कस्टमर घबरा गए कि जी पता नहीं आपके पास तेल गैस होगी या नहीं, आपके पास कॉटन होगी या नहीं, तो पॉलिएस्टर होगा या नहीं। तो उसकी वजह से भी वो रिलक्टेंट हो गए कि भाई हम क्यों फंसे इस चीज में कि ये तो खुदा ना खास्ता उनका अगर मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम में आएगा तो हमारे ऑर्डर टाइम भी शिप होंगे। टैरिफ दोबारा से गवर्नमेंट मराद वापस ना ले ले? मराद नहीं है, वो पावर परचेज एग्रीमेंट्स हैं IPP के साथ, वो दुनिया से दुगने तिगने दामों में की है। तो उसमें कुछ तेल के हैं, कुछ और हैं, और कुछ के टैरिफ भी बहुत ज्यादा हैं जो अनहोने हैं। तो अब वो तो कंपेटिटिवली हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो इन कट शॉर्ट के उनको तो नेगोशिएट करना चाहिए था गवर्नमेंट को। मैं पता नहीं IMF वगैरह में इस तरफ क्यों नहीं आता कि जो आपने गलत खरीदा हुआ है उसको ठीक क्यों नहीं करते। 2000 अरब से ऊपर का तो सिर्फ टैरिफ का डिफरेंस है। सर्कुलर डेट जो है वो दो तरह का है नाज़रीन, एक है पेट्रोल रिलेटेड सर्कुलर डेट और दूसरा है गैस रिलेटेड सर्कुलर डेट। गवर्नमेंट प्रिसाइसली, मैंने पिछले प्रोग्राम में बहुत छोटी सी गुफ्तगू की थी जिसमें बताया था कि गवर्नमेंट इसको डिविडेंड दे के इस मसले को हल कर सकती है, राइट इशू के ज़रिए इस मसले को हल कर सकती है। आज थोड़ी सी तफसील में इसलिए बातचीत कर लेते हैं कि कुछ साहिबान हैं जो जिनका कहना है कि उनको ये चीज़ थोड़ा सा और वाज़े करके समझाई जानी चाहिए। जो गैस का सर्कुलर डेट है उसमें जो एंटिटीज़ बनती हैं वो हैं PPL, OGDC, SSGC एंड सुई नॉर्थ। और ये इसमें थोड़ा सा पेचीदा मसला इसलिए भी बन जाता है ये कि इसमें जो सार्फिन हैं इनसे पैसे कलेक्ट करके रिसीव करके ये इन गैस कंपनीज़ को आगे पेमेंट्स करनी होती हैं। और सार्फिन की जो लिस्ट है, तवील फ़हरिस्त है, इसमें सूबाई हुकूमतें भी आ जाती हैं, लिहाजा सूबाई हुकूमतों का भी जो है इसमें एक ख़ास किरदार है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस चीज़ को सिस्टमेटिक तरीके से हल कर सकती है। और जो स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेज़ हैं, यानी आपका EOBI हो गया, स्टेट लाइफ हो गया, ये 85% होल्ड करते हैं आपके पावर सेक्टर का। पावर एनर्जी एंड पावर सेक्टर जो है उसका 85% गवर्नमेंट के पास है। तो अगर गवर्नमेंट डिविडेंड देती है या राइट इशू करती है तो दोनों सूरतों में अगर कोई बेनिफिशरी है 85% तो वो गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट के सर पे मुसीबत आई हुई है सर्कुलर डेट की, कौम परेशान है महंगाई की वजह से, विच इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द सर्कुलर डेट। तो गवर्नमेंट अगर इन स्टॉक्स के ऊपर डिविडेंड देती है तो वो एक पॉकेट से जाकर दोबारा दूसरी पॉकेट से वापस गवर्नमेंट के पास आ रहा है। इसमें किसी पसोपेश की गुंजाइश नहीं है अनलेस अगेन एंड अगेन आई कीप रिपीटिंग माई सेल्फ कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, या फिर अगर आपका एजेंडा कुछ और नहीं है। इसमें किसी को पसोपेश नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये नंबर्स भी बड़े वाज़े हैं। वी होप कि गवर्नमेंट जो है इस बात को कंसिडर करेगा। नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो फॉरेक्स क्राइसिस है। इस फॉरेक्स क्राइसिस की वजह से व्हाट वी सी इज़ कि जो एक्सपोर्ट हैं उसके भी मसाइल हैं, और जो इंपोर्ट है वो तो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है। एंड बिकॉज गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बंद किया हुआ है, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज़ नहीं हो रहे हैं, और रेवेन्यूज़ ना होने की वजह से IMF आज पाकिस्तान में आया हुआ बैठा है। और IMF इज़ सेइंग कि इफ़ यू डोंट मीट द टारगेट्स, रेवेन्यू टारगेट्स, योर प्रोग्राम इज़ नॉट गोइंग टू बी रिज्यूम्ड। कि इस सेगमेंट में नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ इनाम, ही इज़ द चेयरमैन ऑफ द एप्टमा। और इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है वो टेक्सटाइल सेक्टर को वो ये है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो परेशान हैं, बिकॉज़ जो बाहर बैठा हुआ है वो इस गैर यकीनी की सिचुएशन को फेस कर रहा है। इस सूरत हाल का उसको सामना करना पड़ रहा है कि आया पाकिस्तान के अंदर कल डॉलर होंगे या नहीं होंगे, पाकिस्तान के अंदर कल एनर्जी होगी या नहीं होगी। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे जा रहा है। बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो 40 अरब को क्रॉस कर गई है, और हम 30 अरब का नंबर देखकर दोबारा 20 अरब और 16 अरब और 12 अरब के नंबर को
دیکھنے کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، بیکاز جو پچھلے 6 مہینے کا ٹرینڈ ہے وہ بتا رہا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس مسلسل گر رہی ہیں۔ بات چیت کرتے ہیں آصف انعام صاحب سے۔ آصف انعام صاحب، ویلکم ٹو دا شو، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ سر یہ فرمائیے گا کہ دیر از اے ٹرینڈ آف ڈکلائن ان دی ایکسپورٹس، ٹیکسٹائل سیکٹر از دا ورسٹ ہٹ، تھوڑا سا بتا سکتے ہیں واٹ از دا بیک گراؤنڈ، واٹ از دا ریزن سر؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکچولی جو ہمارا میجر انکمبنٹ ہے وہ ٹیکسٹائل ٹیرف تھا، وہ تو گورنمنٹ نے ہمارا کر دیا تھا، تقریباً کنٹینیو رہا ہے 1 مہینے جولائی کے علاوہ۔ پھر اس کے بعد اس کو جون تک اناؤنس بھی کر دیا ہے کہ جون تک کنٹینیو رہے گا 19 روپے 99 پیسے۔ بٹ اب آئی ایم ایف وغیرہ کا سن رہے ہیں ہم، لیٹس سی ہاؤ اٹ کنٹینیو۔ تو بہرحال تھوڑی پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، اور دوسرے اصل جو ہے اب ہمیں مشکلات آ رہی ہیں را مٹیریل کی ایل سی کھولنے میں۔ اب 2-3 مہینے سے را مٹیریل کی ایل سی نہیں کھل رہی، اور پھر سارے اخباروں میں اور دنیا بھر میں جو ہے وہ ایک اچھی خاصی ہماری نیگیٹو کوریج جا رہی ہے کہ جی ذخائر ختم ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا۔ اس کی وجہ سے کسٹمر گھبرا گئے ہیں کہ جی پتہ نہیں آپ کے پاس تیل گیس ہوگی یا نہیں، آپ کے پاس کاٹن ہوگی یا نہیں، تو پولیسٹر ہوگا یا نہیں۔ تو اس کی وجہ سے بھی وہ ریلکٹنٹ ہو گئے ہیں کہ بھئی ہم کیوں پھنسے ہیں اس چیز میں، کہ یہ تو خدا نخواستہ ملک کا اگر مطلب فائنینشیل پرابلم میں آئے گا تو ہمارے آرڈر ٹائملی شپ ہوں گے یا نہیں۔ اس نے بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے اس میں کہ جی اب آرڈر وغیرہ کم آ رہے ہیں۔ Right. So you have a trend of decline in export. اب آپ کو یہ خوف بھی ہے کہ گاڈ فوربڈ کہیں یہ ٹیرف دوبارہ سے گورنمنٹ مراد واپس نہ لے لے۔ سو گوئنگ فارورڈ آپ کو جو نقشہ ہے وہ کیسا دکھ رہا ہے آصف انعام صاحب؟ جی میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ مراد نہیں ہے، ایکچولی ہمارا جو پاور پرچیز ایگریمنٹس ہیں آئی پی پی کے ساتھ وہ دنیا سے دگنے تگنے داموں پہ کیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ نے دنیا سے 3 گنا مہنگی چیز خرید لی اور غلط چیز خرید لی، دنیا میں کہیں تیل ویل سے بجلی بنتی نہیں ہے، تو اس میں کچھ تیل کے ہیں، کچھ اور ہیں، اور کچھ کے ٹیرف ہی بہت زیادہ ہیں جو انہونے ہیں، تو اب وہ تو کمپیٹیٹیولی آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ تو ان کٹ شارٹ کے ان کو تو نیگوشیٹ کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کو۔ میں پتہ نہیں آئی ایم ایف وغیرہ میں اس طرف کیوں نہیں آتا کہ جو آپ نے غلط خریدا ہوا ہے اس کو ٹھیک کیوں نہیں کرتے۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہم کر سکتے ہیں، اس میں 2000 ارب سے اوپر کا تو صرف ٹیرف کا ڈفرنس ہے جو اوور پیمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال دیٹس گورنمنٹ چوائس۔ بٹ آصف انعام صاحب اسی سے فارغ کیا تھا، تو اس کو مراد نہیں ہے، آپ سمجھ لیں کہ یہ ریجنلی کمپیٹیٹیو ٹیرف ہے۔ یو آر ویری رائٹ آن دس۔ بٹ ایک اور چیز بھی گورنمنٹ کیپس آن سیئنگ کہ جو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے فکس چارجز ہیں، اور وہ اس ٹائم میں جب سردی میں بجلی کم یوز ہوتی ہے تو اس وقت جو صنعتی سیکٹر ہے اس کو کیوں نہیں یوٹیلائز کرتا؟ دیکھیے صنعت تو اس وقت تقریباً 50 سے 60% بند ہے۔ تو آپ دیکھیں پچھلے سال سے بھی 3-4 ہزار بجلی میگا واٹ کم ہی یوز ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ صنعتیں جو ہے وہ انفارچونیٹلی اسپیشلی 4-5 مہینے میں تو بہت زیادہ بند ہوئی ہیں، اور یہی وجہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو 30% پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ایکسپینشن جو ہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہوئی تھی، وچ ریپرزینٹ آلموسٹ 30% ایکسپینشن۔ تو ہمارا خیال تو تھا کہ ہم 26, 27, 28 ارب تک اس سال پہنچ جائیں گے، جو پچھلے 20-21 کے تھا۔ تو نیگیٹو ہونا کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ سمجھ لیں کہ 40% انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت کسی فارم میں بند ہے۔ اوکے، سو گورنمنٹ کے ساتھ کوئی آپ بات چیت کر رہے ہیں چیزیں سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے؟ بیکاز نقشہ تو بہت خراب نظر آ رہا ہے آصف انعام صاحب۔ جی بالکل، بات چیت تو ہے، ظاہر بات ہے گورنمنٹ کی بھی اتنی بڑی مشینری ہے، تو لاکھوں آدمی ان کے پاس ہیں، تو ان کو بھی پتا ہوگا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ مگر اب یہ تو اس قسم کے سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ یہ آئی پی پی آج نہیں، کب، جب تک یہ اس ٹائپ کی چیزیں موجود ہیں ملک کے اوپر لائبلٹیز، میرے خیال میں تو پاکستان کے لیے ڈیولپمنٹ کرنا بڑا مشکل ہے انڈسٹریل سیکٹر میں، اور ہم ڈی انڈسٹریلائز ہوتے چلے جا رہے ہیں گریجولی۔ اور ایک تھوڑی سی امید کی مطلب تھا، پھر اگر یہ آئی ایم ایف وغیرہ اور پیسے بڑھ جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اوکے آصف انعام صاحب، تو پھر انڈسٹری کائنڈ آف اسٹینڈ اسٹل ہے، جو باہر کے بائر ہیں وہ غیر یقینی کا شکار ہیں کہ ہمارے پاس تیل بجلی ہوگی یا نہیں ہوگی، انرجی ہوگی یا نہیں ہوگی، ہم آرڈر ریکوائرمنٹس پوری کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ اور پاکستان کے اندر اس کی وجہ سے بے روزگاری بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے، بلکہ جیسے آپ نے کہا کہ 40% صنعتیں جو ہیں وہ آج بھی بد نظر آتی ہیں۔ سو یہ جو گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے ڈالر کے اوپر سے کیپنگ ختم کیا ہے، کسی طرف سے آپ کو کوئی ہوپ نہیں نظر آتی کہ چیزیں بہتر ہو سکے فیوچر میں؟
देखिए एक डॉलर की वैल्यू है, अगर आपकी मतलब रॉ मटेरियल की एलसी नहीं खुल रही तो डॉलर की वैल्यू आपके लिए तो मीनिंगलेस है ना। तो उसकी डॉलर की वैल्यू चाहे 225 हो या 275 हो, अनलेस इट इज अवेलेबल टू यू, आपकी फ्रीली कॉटन की और रॉ मटेरियल की एलसी खुले और स्पेयर पार्ट्स की खुले तो उसके बगैर तो बेकार है। मतलब नंबर से क्या फर्क पड़ता है। बहुत कम खुल रही है मेरे ख्याल में, एज अ होल इंडस्ट्री की 30-40% खुल पा रही है। कुछ को ज्यादा प्रॉब्लम है, कुछ को कम है, मगर जनरली जो है वो प्रॉब्लम खासी बड़ी है। But textile sector is a priority that government keeps saying. जी डिस्पाइट प्रायोरिटी ये पोजीशन है, बिल्कुल सही है आपका कि प्रायोरिटी में है, मगर एक्चुअली एक है नॉन प्रायोरिटी, मतलब जीरो, मतलब कंपलसरी लिस्ट ना। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है कि हमारे रॉ मटेरियल कंपलसरी लिस्ट में डाले जाएं ताकि ये रॉ मटेरियल तो आए, वरना ये नेक्स्ट अब रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी कि एक्सपोर्ट और तेजी से गिरेगी। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि हम इसको 4-5 बिलियन बढ़ा सकते थे, वो बढ़ा नहीं पाए। ओके, ग्रेट ग्रेट। आसिफ इनाम साहब, आप आखिर में हमारे प्रोग्राम के जरिए गवर्नमेंट को कोई मैसेज देना चाहें तो हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। जी गवर्नमेंट तो इंगेज तो है, तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे बहुत सारे मुल्कों में हमारी ट्रेड एसेस बंद है, जैसे जापान वगैरह हमारे साथ ट्रेड उनका बहुत ज्यादा सरप्लस है उनकी तरफ, तो जैसे इंडिया ने उनसे कंसेशंस ली हुई है ड्यूटी वगैरह की, वो लें और किसी तरह एसओएस तरीके से ये मार्केट एसेस मुख्तलिफ मुल्कों में मिलाएं ताकि हमारी डाइवर्सिटी भी बढ़े कि सिर्फ यूरोप और अमेरिका हमारा मेजर एक्सपोर्ट मार्केट है, तो वर्ल्ड वाइड और कोई ऐसी पॉलिसीज लाएं कि जिससे एक्सपोर्ट बढ़ सके। और एनर्जी टैरिफ को हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसको टच ना किया जाए, और अब देखिए अब मिनी बजट में क्या आता है, देन वी कैन कम अप विद क्या आता है क्या नहीं। अच्छा आसिफ इनाम साहब, आर्ट यू वन ऑफ दोज जो कि बांग्लादेश की तरफ देख रहे हो, बिकॉज काफ़ी बिजनेसमैन आर नाउ मूविंग देयर बिजनेस टुवर्ड्स बांग्लादेश? नहीं, वो लोग ज्यादातर पहले गए थे, तो अब तो बांग्लादेश अपने खुद ही लगा रहे हैं, उनको कोई फॉरेन इन्वेस्टर की जरूरत ही नहीं है। उनका इंडस्ट्रियल बेस आप समझें कि एज अ होल हमारे 70% टेक्सटाइल स्पिनिंग के बराबर वहाँ गए, डेनिम में वो तकरीबन हमारे बराबर पहुंच गए, गारमेंट में तो वो हमसे बेतहाशा आ गए, और तकरीबन उनकी 40-45 अरब से ऊपर टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गई है। So it's a tough, challenging situation. आसिफ इनाम साहब, आपका उनकी ग्रोथ हो रही है अब तक, असल ये है कि हमारा डिक्लाइन है, उनकी ग्रोथ है, ये बहुत वरिंग फैक्टर है। अंडरस्टूड अंडरस्टूड। आसिफ इनाम साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया फॉरेक्स एंड द टेक्सटाइल सेक्टर। फॉरेक्स जो एक्सचेंज है उसकी जो पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने डॉलर को कैप किया हुआ था, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कम से कम 5 से 6 बिलियन डॉलर का लॉस हुआ है। सो ये जो एक्सचेंज रेट पॉलिसी थी, फाइनली डार को इस पॉलिसी से पीछे हटना पड़ा, और एन उस वक्त हटना पड़ा कि जब आईएमएफ को अगले दिन पाकिस्तान में आना था। उस पाकिस्तान में आईएमएफ के आने से पहले गवर्नमेंट ने डॉलर को फ्री भी किया, एक्सचेंज रेट पॉलिसी चेंज भी की, इंटर बैंक रेट के अंदर भी जो है वो डॉलर को 260 रुपये से ऊपर ट्रेड कराया। और फाइनली व्हाट वी आर सीइंग नाउ इज़ दिस कि अफ़गानिस्तान के जो सेंट्रल बैंक्स हैं, अफ़गानिस्तान की जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो डॉलर, पाकिस्तान और अफ़गानी रुपी और जो डॉलर की पैरिटी के साथ रेट बनता है, वो वही है जो इंटरनेशनल एक्सचेंज रेट पॉलिसी के तहत होना चाहिए। उसके अंदर 40-50 रुपये का फ़र्क नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तानी रुपी जो है उसके अगेंस्ट डॉलर की ट्रेडिंग अब बैंकिंग चैनल से होना शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने देयर वाज अ टाइम कि कोई 3 बिलियन डॉलर के लॉसेस की बातें हो रही थी अक्रू होते हुए, अब वो जो नंबर है वो शॉर्ट होके 1 बिलियन डॉलर पे आ गया। और अब लग रहा ये है कि डाउन द रोड 3 से 4 महीने में अगर ट्रेंड यही रहता है तो पाकिस्तान के रेमिटेंसेस जो हैं वो नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे, पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स भी बेहतर हो जाएंगे, और पाकिस्तान के अंदर जो दूसरे इन्फ्लोज़ हैं, आई जब इस्तेहकाम आता है तो उसके साथ FDI भी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आती है। सो वन कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी की रिज़र्व्स की पोजीशन है जो इस वक्त हिस्टोरिक लो पर है, 3 बिलियन के आसपास है, वो 22 बिलियन को क्रॉस कर जाएगी 2 से 3 महीने में। डोंट गो नोवेयर, ये बातें हम डिस्कस करते रहेंगे और इसका हम आपको एक पूरा व्यू देंगे कि गवर्नमेंट की जो ये पॉलिसी थी इसका पाकिस्तान ने कितना नुकसान उठाया, और गवर्नमेंट अगर ये नहीं करती तो 30 जून 2023 को क्या पोजीशन होती। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।